अदालत के बड़े फैसले का इंतजार, मुल्की सियासत में हलचल। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने भी बैठक सजा ली। क्या फैसले से शेर धाड़ेगा या कप्तान छक्का लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने मशाल खान कत्ल केस में जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त रद्द कर दी। IGKP कहते हैं मशाल खान केस में इंसाफ होगा और जल्द होगा। क्या हुकूमत नई रवायत कायम कर पाएगी? थोड़ी उर्दू बोलना आती है क्या? जी हाँ। वाह वाह खूबसूरत। मेरा नाम एडम। यही सब मेरे बाप की जमीन है। ठीक है, एक्सेलेंट। और आज न्यूज़ वाइज के मेहमान चले थे साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शम्सी। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। तारीख 4/20। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इशारे पर नून लीग के कारकुनान लहू बहाने को तैयार। बड़ी सियासी जमातों के इजलास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। यौम तशक्कुर या नया महाज। सियासी मंडी में 2 माह की गैर यकीनी के बाद तेजी। अदालत का फैसला तो कल 56 रोज बाद आ ही जाएगा और काउंटडाउन शुरू हो गया। लेकिन अवाम का फैसला क्या है? इसकी जांच पड़ताल इंतखाबात के जरिए ही की जा सकेगी। अब तक तो इशारा यही है कि इंतखाबात अगले साल वक्त पर होंगे। कानूनी माहिरीन बार बार कहते रहे हैं कि मुश्किल है कि वज़ीर-ए-आज़म नाअहल करार दिए जाएं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है और केस पैनामा लीक्स के हवाले से था, वज़ीर-ए-आज़म के सादिक और अमीन के हवाले से नहीं। लेकिन फैसले से पहले ये सब कयास आराइयाँ हैं। और मशाल खान के केस का आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो जुडिशल कमीशन ना बनाने की हिदायत दी गई। अब मामला खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हाथों में है कि वो तहकीकात किस तरह करते हैं। इसके अलावा मशाल के खिलाफ औसाफ और उम्मत अखबारों में मुहिम भी चल रही है। पाकिस्तान के लिए ये एक टेस्ट केस है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। बड़ी अदालत के बड़े फैसले की घड़ी आन पहुंची। 56 रोज बाद 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे पैनामा केस का महफूज फैसला सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसले अपने हक में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अवाम की राय में फैसला किसके हक में आएगा, ये गैलप के सर्वे ने बताया। गैलप की जानिब से जारी किए गए हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के ख्याल में पैनामा केस का फैसला वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। नून लीग के मुखालिफ आना चाहिए ना सर, ये पंजाब लीग का फैसला तो जमहूरियत के हक में, अवाम के हक में आना चाहिए हर लिहाज से। और जो करप्ट हैं, जो भी इसमें मुल्क को लूटने वाले हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए कड़ा। 21% के ख्याल में फैसला नवाज शरीफ के हक में आएगा। जी, जिसकी हुकूमत है उसी के हक में आएगा क्योंकि कंट्रोल इसी के हाथ में है, तो ये हो नहीं सकता कि उसके मुखालिफ जा सके फैसला। जबकि 31% समझते हैं कि फैसले में दोनों फरीकैन को खुश किया जाएगा। मिली भगत से ही सब कुछ होना है। अवाम को तो वैसे ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा खिलाफ आएगा। 57% अवामी राय में फैसला नवाज शरीफ के हक में आने की सूरत में भी सियासी जीत इमरान खान की होगी। क्योंकि जो भी हो, ये बात तो सच है कि पैनामा केस को जिंदा रखने का सेहरा तो खान और उनकी पार्टी के सर ही जाता है। और सबसे अहम सवाल, अगर नवाज शरीफ को इस केस के नतीजे में नाअहल करार दिया गया तो अगला वजीर आजम कौन होगा? 26% के ख्याल में अगले वजीर आजम पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ हो सकते हैं, जबकि 18% के ख्याल में चौधरी निसार, 12% के ख्याल में मरियम नवाज शरीफ, जबकि 11% हमजा शहबाज शरीफ को अगले वजीर आजम के तौर पर देखते हैं। 6% का ख्याल है कि एहसन इकबाल या ख्वाजा साद रफीक भी वजारत उज़्मा के लिए अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। कल के फैसले के हवाले से हमारे साथ मेहमान मौजूद है। जाहिद यशकोरी, जो सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हर रोज़ समाज जो है वो अटेंड भी करते थे। जाहिद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जाहिद, ज़ाहिर है इस वक्त जहन में क्या है, लोग जो बात हो रही है कि क्या क्या लाइकली सिनेरियोज है, फैसले में क्या क्या हो सकता है, कुछ इशारे? बहुत मुश्किल सवाल है एग्जैक्टली आपके इस एग्जैक्टली जवाब देना, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कमरा अदालत में ऑब्ज़र्व की हैं। हो सकता है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन उसके करीब करीब हूँ कि कल जो 19 घंटे बाद एक जजमेंट आने वाला है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बेतहाशा डॉक्यूमेंट पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 6000 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है डॉक्यूमेंट की। ठीक है,
अच्छा, तो ये भी तो रिमार्क्स पास किए गए थे कि 99% डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो कूड़े के ढेर हैं। अब आप ये कह सकती हैं और जजेस की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन भी आई थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट की टीम थी, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली का ये केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि पनामा का ओवरऑल केस सुप्रीम कोर्ट में अभी पड़ा हुआ है। ये केस सिर्फ स्पेसिफाइड है शरीफ फैमिली के लिए, ठीक है, और जो फैसला आएगा, जजमेंट आएगा, शरीफ फैमिली ही के हवाले से आएगा। उसमें शरीफ फैमिली ने हर आए दिन ये केस 126 दिन मुख्तलिफ एंगल से अदालत में रहा, 111 घंटे के करीब आर्गूमेंट हुए, जिसमें मुख्तलिफ वकील देते रहे। 45 घंटे जो शरीफ फैमिली के वकील थे उन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं अपने फेवर में। उसके बाद जो पेटिशनर थे 40 घंटे के करीब उन्होंने दिए हैं। उसमें हर आए दिन हमें नई स्टोरी मिलती थी, केस डिफरेंट एंगल से। आज हम ये समझते थे कि शायद पीटीआई का दिन था, लेकिन अगले दिन शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ केस जा रहा होता था। तो ये एक दफ़ा हमें ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर के वकील ने 17 घंटे आर्गूमेंट दिए हैं जी। उसने 152 केसेस के रेफरेंसेस दिए हैं 18 मुल्कों से, और उसका फोकस पॉइंट जाए तो वो आर्टिकल 66 था कि प्राइम मिनिस्टर का उसको इम्यूनिटी हासिल है जो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस वो बोलता है जी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये केस बेसिकली 62 और 63 की तरफ चला गया था। इस पर फोकस हमें लगता था कि प्राइम मिनिस्टर के वकील ने प्राइम मिनिस्टर को सेफली इस केस से निकाल लिया है, लेकिन केस में बिल्कुल न्यू टर्न आया, और न्यू टर्न आखिर तक, जब तक फैसला महफूज हुआ, आज तक मौजूद है। और 19 घंटे बाद शायद उसका हमें पता चलेगा कि क्या वो वाकई वो टर्न अगर डोमिनेट करता है तो फैसला बड़ा कैटेगोरिक आएगा और शरीफ फैमिली के खिलाफ आएगा। कुछ लोगों का तो ये कहना है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि सबूत बहुत पेश किए गए लेकिन ऑथेंटिकेटेड नहीं थे, तस्दीक शुदा नहीं थे, तो ये भी हो सकता है कि कमीशन बने। देखिए, मेरे ख्याल में कमीशन नहीं बनना चाहिए। शरीफ फैमिली के केस पर कमीशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अदालत ने 111 घंटे तक ये केस सुना है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अदालत के 115 दिन और आज 1 साल 7 दिन हो गए हैं। ये अदालत में केस है, 1 साल 7 दिन। ये केस 12 अप्रैल 2016 को गया था। तो आप खुद देख लें, इतना वक्त लेना अदालत का, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अहम केस है। कमीशन ना हो लेकिन ज़ाहिर सियासी मंजरनामे पे तो असर होगा ना। ज़ाहिर ये तो टेस्ट केस है इस मुल्क का, सियासी असर नहीं होगा। मेरे ख्याल में सारा स्टेक है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का और पीटीआई का। पीटीआई ने जिस तरह ज़्यादा पीटीआई का है या पीएमएलएन का? दोनों पार्टी का है, दोनों पार्टीज का है। और मुझे अफसोस है कि पीपीपी इस सारे सिनेरियो में नज़र नहीं आती, जो एक अदर पॉलिटिकल पार्टी है, और जमात इस्लामी का स्टांस है। फिर आप देखिए पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप थी, इमरान खान ने वहाँ 93 घंटे इस कोर्ट में गुजारे हैं। उसका 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसका 22 घंटे सिर्फ पार्लियामेंट में है। मैं कहने लगी थी पार्लियामेंट में इतना वक्त नहीं गुजारा जितना अदालत में, 94 घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद किशकोरी। वाक़ा ज़ाहिर है कल ही हमें मालूम होगा कि फ़ैसला क्या होगा, फ़ैसला होगा, कमीशन होगी, किस पे क्या असर होगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और बहुत अहम केस की बात करेंगे, मशाल खान केस की। सुप्रीम कोर्ट ने मशाल खान कत्ल केस का अज़ खुद नोटिस लिया। समाअत आज हुई और केपी की पुलिस को हिदायत दी कि हर हफ्ते तहकीकात में जो पेशरफ्त हैं वो जमा करवाए जाएं। लेकिन केपी पुलिस जुडिशल कमीशन की ना बनाने की भी हिदायत दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार के नॉर्थ के एडिटर इस्माइल खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब हमें वक्त देने का। इस्माइल साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने की हिदायत दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दी। तो इसका यही मतलब है कि पुलिस की कारकर्दगी जो है
कोर्ट जो है मुतमईन है उससे? नहीं, मेरे ख्याल में एक जुडिशल कमीशन बनाने का खट्टर साहब ने ऐलान तो ज़रूर किया था, लेकिन उसके TORs सामने नहीं आए थे। तो अगर उसके TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर उसके सामने आ जाते तो शायद उसमें ज़रूर पुलिस के रोल के बारे में बात होती, लेकिन चूँकि वो उन्होंने ऐलान पहले कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन बाद में लिया, तो TORs बनाने की नौबत नहीं आई। लेकिन मेरे अपने ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर देखेगी कि पुलिस का क्या रोल रहा है इसमें, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा है इसमें, एंड बियॉन्ड दिस आई थिंक इट इज़ लेट दिस नॉट बी मशाल खान स्पेसिफिक, उसमें नहीं होनी चाहिए, इससे बियॉन्ड जाना चाहिए, क्योंकि ये इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन केस। इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं मुल्क में, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म के कोई मुश्किलात नहीं है, कोई सियासी मसलहत नहीं है, तो मेरे ख्याल में जो डायरेक्टिव्स या डायरेक्शंस वो देंगी तो गवर्नमेंट को उस पर अमल करना पड़ेगा। तो इसका मैंडेट और स्कोप मेरे अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सुप्रीम कोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इस मसले को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। ठीक है इस्माइल साहब, जैसे आपने भी कहा ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आ चुके हैं और अक्सर देखने में यही आता है कि जब एक मुश्तइल हजूम होता है पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। कुछ हद तक मशाल खान के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तो ज़िम्मेदार थी या नहीं, ज़ाहिर तयन हो रहा है, इशारे तो यही मिल रहे हैं कि ज़िम्मेदार थी, लेकिन पुलिस भी बेबस नज़र आ रही थी। तो ये तरबियत का मसला है या पुलिस फोर्स में कुछ कमी है? मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तहकीक होंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इसमें समात होगी इस केस की, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि पुलिस को इस हवाले से कब इत्तला दी गई थी, कब इन्फॉर्म किया गया था, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन था, SHO गया था, ASP गया था, SP गया था, कौन गया था वहाँ पे, और किन लोगों ने वहाँ पे मुज़ाकरात किए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला दी गई थी कि नहीं दी गई थी, उन्होंने क्या इस बीच में रोल अदा किया, स्पेशल ब्रांच जो है उसका क्या रोल था, उसके उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि नहीं किया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फंडामेंटली जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो यही है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे फेलियर बहुत ज़्यादा है। वो बर वक्त इतला करते, क्योंकि दिस थिंग वाज, मुझे लग रहा है इट अपीयर्स कि इट वाज सिमरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इतला क्यों नहीं दी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतला क्यों नहीं दी, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, आया प्रोवोस्ट या डेप्यूटी प्रोवोस्ट या जो भी थे वहाँ पे, क्योंकि वाइस चांसलर तो वहाँ पे है नहीं, ना प्रो वाइस चांसलर हैं, वो भी एक अलग इशू है, इसको भी देखना पड़ेगा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की अभी तक अपॉइंटमेंट हो नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी तक अपॉइंटमेंट हो नहीं पाई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब जाहिर है 2013 के बाद 4 साल गुजर गए। जी बिल्कुल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें तौरामान साहब की एक कमेटी है तहरीक इंसाफ ने बनाई हुई थी, फिर उसके जो है शिबली फराज जो MNA हैं, उनके सेनेटर हैं, वो उनकी वो भी इसमें काम कर रहे थे, उनको साइडलाइन करके अभी तौरामान साहब की कमेटी ने नाम फाइनलाइज़ किए हैं, लेकिन वो जो है फ़ाइल CM साहब के पास पड़ी हुई हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तो फाइनल हो गए हैं, कुछ के अभी होने हैं। लेकिन ये एक इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक इशू नज़र आ रहा है सारी यूनिवर्सिटीज़ में। और चूँकि अब इस वक्त हम मर्दान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑल द मोर, क्योंकि ना प्रो वाइस चांसलर है ना वाइस चांसलर है, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि अब ये डिटर्मिन करना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, किसको जो है इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया। और इसमें तो कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ स्टाफ के लोग हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि शायद उन्होंने ये सारा प्रोवोक किया है, ये मशाल के खिलाफ अटैक। जी बिल्कुल जी। इस्माइल साहब, कुछ ऐसे अखबार हैं, उम्मत है और साफ है, मुहिम चला रहे हैं मशाल के ख़िलाफ़। हालांकि जो नज़र आ रहा है, जो अवामी राय है वो हक़ में है कि कातलों को सज़ा दी जाए।
तो ये किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है इस किस्म की कैंपेन्स, जो राय है, अवामी राय है या खैबर पख्तूनख्वा में राय है? जी, मेरे ख्याल में चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग होगी, ये जो बातें हो रही हैं, जो कैंपेन चल रहे हैं लेफ़्ट राइट, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अकाउंट है फेसबुक का, जहाँ से एलिजिडली ये चीज़ें हुई हैं, जो पोस्ट हुए हैं फेसबुक पे, जिसके बारे में मशाल ने कहा था कि जी इनका अकाउंट हैक हुआ है और कोई और उसके नाम पे फेक आईडी के यूज़ करके वो ये सारी चीज़ें स्प्रेड कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज़ नॉट दिस कि मशाल ने ब्लेस्फेमी की है नहीं की, वो तो एक अलग इशू है। हमारे यहाँ तो हमारा तो इशू जो मेरे ख्याल में फंडामेंटल इशू है वो ये है कि क्या ये जो मॉब जस्टिस का जो है, अगर तो मशाल ने वाकई ब्लेस्फेमी की थी तो क्या हक है लोगों को ये जो मॉब है इस तरह जाके किसी को उसकी ज़िंदगी से महरूम करना? तो फिर आप लोगों ने जो है तो ब्लेस्फेमी लॉ को बनाया क्यों, उस पर फिर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये भी एक अलग मौजू है कि वो ब्लेस्फेमी लॉ किस तरह जो है वो मिसयूज़ होता है, इनोसेंट लोगों को उसको उसमें फ्रेम करके उनको जो है तो सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मशाल खान के केस को बिल्कुल लेके इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस्माइल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाक दोस्ती जिंदाबाद, CPEC के बारे में ज़ाहिर आए रोज़ खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी और एक चीनी की मोहब्बत की कहानी सुनाई जाए तो कैसा होगा? क्या ये भी गेम चेंजर होगी? फिल्म है चले थे साथ, उसकी टीम से हम मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। बीनेश दाले, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आई नो आप प्रमोशन में दोनों बहुत मसरूफ़ हैं, बट थैंक यू। बीनेश, यू द प्रोड्यूसर, पहले तो आपसे शुरू करते हैं। फिल्म चले थे साथ, चाइनीज़ पाकिस्तानी लव स्टोरी, रोड ट्रिप, थोड़ा सा बता सकती हैं? चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप, हमने बचपन से हमेशा सुना है चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है, पाक चीन दोस्ती। आई थिंक ये जो फिल्म हमने हुंजा में की है, तो हुंजा में हुंजा के लिहाज से लिखी गई है। ये कोई पॉलिटिकल या किसी किस्म का CPEC इन्फ्लुएंस नहीं है, ये गवर्नमेंट फंडेड फिल्म नहीं है, ये सिर्फ एक इमोशनल टाइज हैं जो हमारे साथ चाइना के साथ हैं। और ये एक फिल्म की एक थ्रेड है, मतलब पूरी फिल्म भी इसके बारे में नहीं है, जस्ट वन थ्रेड ऑफ इट इज़ अबाउट दिस। एंड अगर आप हुंजा जैसे गए हो तो हुंजा का बॉर्डर लगता है चाइना से, और वहाँ काफ़ी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। अगर आप जाएंगे तो लोगों को चाइनीज़ बोलनी आती है, लोगों की आमदोरफ्त होती है। बॉर्डर पे क्रॉस करना सिर्फ एक आपको पास की ज़रूरत होती है और आप क्रॉस कर जाते हैं। चाइना से जो लोग आते हैं उनको पास की भी ज़रूरत नहीं होती, दे कैन जस्ट एंटर टू पाकिस्तान। तो उसके हिसाब से उसको दिमाग में रखते हुए एक एलिमेंट था, एंड वी डेवलप्ड अ स्टोरी विद आवर राइटर अतिया जैदी, एंड आई थिंक उसी के साथ ये इसी वजह से हुआ है। बट इट्स एन इमोशनल सेंटिमेंटल जर्नी। ज़ाले, आपने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, सो आपने इस फिल्म का क्यों इंतखाब किया? क्योंकि जलेबी इससे पहले थी, रामचंद पाकिस्तानी। ऑनेस्टली सारी मूवीज़ जो अब तक आई हैं और जो मुझे भी ऑफ़र हुई थी इससे पहले भी, उसमें बॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस बहुत मुझे नज़र आते थे। ठीक है, अब मेरा इशू नहीं है बॉलीवुड मूवीज़ से, बट इन्फ्लुएंस लेने का मतलब ये है कि फिर आप उसके पाए का कोई काम करें ना। हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी नहीं है हमारी कैपेसिटी, हम लोग नेचुरली डांसर्स नहीं हैं, हमारे थोड़ी इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम लगेगा ज़रा अपने आप को फाइन ट्यून करने में। सो ईजी काम से स्टार्ट करते हैं, और हम लोग उस काम से स्टार्ट करते हैं जो हम आज तक करते आए हैं, जो हमारे टीवी ड्रामे हैं, रियलिज़म की तरफ होते हैं, रोमांटिक होते हैं, ड्रामा होता है, कॉमेडी भी होता है। सो जब मेरे पास ये स्टोरी आई थी तो मुझे ये बहुत ओरिजिनल लगी। बाकी सारी स्टोरीज मुझे बताया गया था कि वो फलाना अंग्रेजी मूवी है जिसकी कॉपी है या इंस्पिरेशन है। ऐसे होता है। आप यू बिलीव मी दे एक्चुअली टोल्ड मी कौन कौन सी मूवीज नाम लेके बताया गया। सो जब मुझे मेरे वो तो इनिशियल रिस्पॉन्स ही होता था कि मतलब व्हाई वुड आई वांट टू टेल अ स्टोरी एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग जिससे मैं दुनिया भर में अपना बता सकूं कि पाकिस्तान में होता क्या है। इन ऑल ऑनेस्टी हम लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आजकल स्पेसिफिकली ये होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का टार्निश्ड इमेज है उसे किसी तरह से बहाल किया जाए। और आई थिंक हमारी इंडस्ट्री जो है इट कैन बी द ब्रिज बिटवीन दैट गैप, राइट। तो ये वाली जो फिल्म है ना, इससे बहुत सारे लोगों के दिमाग बहुत खुलने वाले हैं
क्योंकि एक्चुअल रिलेशनशिप्स दिखाई जाएंगी इसमें वो नहीं दिखाई जाएंगी कि लड़की ने जो है वो अपने एक सर्टेन टाइप के कपड़े पहने और उसको लड़के ने छेड़ा और वो गाना गाना शुरू हो गई और 4 कपड़ों का चेंज हो गया, और जो ऑलरेडी होता आया है और ये उनकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा है इतने अरसे। देयर म्यूजिकल्स, द वे दे डांस, द वे दे हैव यू नो लार्जर देन लाइफ सिनारियोस। लेकिन फिर एक इल्ज़ाम भी ये लगता है, तनकीद होती है कि जो पाकिस्तानी फिल्में बहुत सारी होती हैं, ऐसा लगता है कि वो टेलीफिल्म्स हैं, मतलब यानी कि टेलीप्लेज, एक्सटेंडेड ड्रामे लगते हैं, फिल्म नहीं लगती। उसका मैं आपको वही चीज़, वो मेजर जो डिफरेंस है वो आपको बीनिश भी बता सकेंगे, बट मेरे लिए जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि हम लोग नैरेटिव पे बहुत खेलते हैं। ड्रामों में नरेशंस बहुत होते हैं। लाइक आप मेरे साथ यहाँ बैठी हैं, नज़र आ रहा है लोगों को, ये बताने की ज़रूरत नहीं है वो मेरे साथ यहाँ बैठी थी। अब मैं किसी को ये कहानी सुना रही हूँ, ये सीन खत्म हुआ और वो मेरे साथ बैठी थी। But that happens in dramas. That really, dramas are more dialogue based. जी, everything has to be scripted out like that. हमारे जो फिल्म होती है उसके अंदर और बहुत सारे एड्स होते हैं, जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, साउंड एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आप सिनेमा में जाते हैं उस एक्सपीरियंस के लिए, विजुअल है, साउंड है, वो सब चीज़ें कॉम्बिनेशन होती है। और प्लस फिल्म जो है वो एक पूरा 3D एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, इट्स नॉट जस्ट डायलॉग, देयर इज लॉट्स मोर टू इट। तो जब कोई एक चीज़ लैक करती है तो लगने लगता है कि ड्रामा है। सीन्स बहुत लंबे होते हैं तो लगता है ड्रामा है, बहुत क्लोज चले जाते हैं लगता है ड्रामा है। टिपिकल ड्रामे की टेकिंग की तरह टेक लेते हैं तो वो लगता है कि ड्रामा है। आपने जिससे बात की कि आप चाहती हैं कि पाकिस्तान इमेज इंटरनेशनल, तो ये बाहर भी रिलीज़ होगी या नहीं? बिल्कुल, हमारा यही प्लान है कि हम इसको बाहर इंटरनेशनल रिलीज़ करें। अभी रिलीजेस हमारी टाइड अप, पक्की साइन नहीं है कि मैं अनाउंस कर दूं, बट वी आर लुकिंग एट UK, USA, UAE, ऑस्ट्रेलिया एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर चाइना कि हमारी वहाँ पर चल जाए इंशाल्लाह। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उसी के कोशिश में हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी इसी कोशिश में है कि हमारी फिल्म बाहर भी रीच आउट। लेकिन पाकिस्तानी फिल्में अभी बहुत सारी इंटरनेशनल रिलीज़ उनकी नहीं हुई, कामयाबी हुई है या नहीं है? देखिए, कुछ फिल्मों को होम ग्राउंड पे कम कामयाबी हुई है और बाहर ज़्यादा कामयाबी हुई है, और कुछ फिल्में हैं जो होम ग्राउंड में ज़्यादा चलती हैं और बाहर नहीं चल पाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी फिल्म है। मुझे पर्सनली फील होता है कि हमारी फिल्म की बहुत डिमांड आ रही है बाहर से और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप ये कब रिलीज़ कर रहे हैं, तो आई हैव अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट दैट। द ओनली रीज़न व्हाई इंटरनेशनल रिलीज बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट इज़ बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, और प्रोड्यूसर वैसे ही अपने पैसे लगा के फिर आप लेकिन कमाते तो हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यू डू, बट मसला ये है कि उसको फंड करना एक और स्ट्रेंथ इनिशियल जो है ना वो। हाँ, अगर आपके पास इसीलिए कुछ फिल्में जो हैं वो थोड़े अरसे बाद इंटरनेशनल रिलीज़ होती हैं, ताकि क्योंकि फंड्स की भी बड़ा मसला होता है। हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ फंड कर रहे हैं फिल्म को। जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ द मेन गाय बिहाइंड इट, शिराज मुबशर। लेकिन this could have been a bigger organization, it could have been the government, it could have been a big media house, a production house, लेकिन since we were doing something very different, हमें resistance feel हुई। तो फिर मीडिया हाउसेज इसमें दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेज अब फिल्में क्योंकि कुछ अरसे से बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। Media houses basically they go through the easier route, they take the easier route, non-risk taking, right? फॉर्मूला फिल्म, फॉर्मूला जो चलेगी 100% बॉक्स ऑफिस पे चलेगी। ये होगा, और ये जॉनर्स दुनिया भर में हर जगह मौजूद है। वो तो है, ठीक है, you have to have that वो एक जाहिर मार्केट तो है उसका। Absolutely, but then it depends on what we want to show. Like for instance, Beenish and Umar is the director, Umar Adil is the director of the film. They had another thought process, they had another dream. इनका अपनी एक कहानी सुनाने का मकसद था, ठीक है, और वो मकसद में ये फॉर्मूला मूवीज़ नहीं आती। लेकिन आप अपनी बात करना चाह रहे हैं, दूसरा बंदा आपकी बात कितनी समझता है और कितना ज़्यादा उसको समझ के आपको फाइनेंस करेगा, वो एक अलग बॉल गेम है। सो दे हैव बीन लकी इनफ टू हैव अ फाइनेंसर, बट वी कुड हैव डन मच बेटर हैड इट बीन प्रॉब्ली अ फॉर्मूला फिल्म और लोग इंटरेस्टेड होते। मतलब हर लेवल पे आपको चैलेंजेस आते हैं ना। तो जिस तरह हम जब अपनी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ रहे थे तो हम जा रहे थे डिफरेंट जगहों पे, तो ये एक कमेंट है जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकल सकता। एक बहुत सीनियर है, उन्होंने मुझे बहुत आराम से पूरी बात सुनी, हमारा कट देखा, और फिर कहती हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट एक ही फिल्म में कर लेने और मैं उमर को देखूँ, मुझे देख रहा, मैंने कहा कि हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, हम थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी
जो 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 फिल्म में जो इस फील्ड में वेटरन्स हैं उनकी सपोर्ट होगी तो ईजियर होगा कि नए लोग आए, नया काम हो, नई एनर्जी आए। एंड देन वी वर लकी टू फाइंड अमजद साहब फ्रॉम IMGC, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड वी आर हियर। बीनेश रज़ाले, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे इस फिल्म के 2 और किरदार जिन्होंने अदा किया है, केंट और मंशा से। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। अब मुलाकात करते हैं इस फिल्म के 2 और किरदारों से, मंशा और केंट। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मंशा, आपका काम जाहिर है लोग वाकिफ़ हैं, ड्रामों में देखते रहे हैं, मगर ये आपकी पहली फिल्म है जी। इस फिल्म का क्यों इंतखाब किया? पहले भी ऑफर तो आते रहे होंगे। जी, मुझे 3-4 ऑफर्स आ गए थे इससे पहले भी, लेकिन मैं थोड़ी सी मुझे इतनी जल्दी नहीं है। काफ़ी लोग बहुत जल्दी फैसले करते हैं कि अच्छा बस ऑफ़र आ गई, अब बस करना है। मुझे था कि जब भी मैं कोई फिल्म करूं तो ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड मीन समथिंग टू मी, मुझे वो फिल्म अच्छी लगे और ऐसी फिल्म हो जिसको जाके देखने का मुझे भी शौक़ हो। तो जब मैं बीनेश उमर से मिली, अब तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 इयर्स की बात है ये, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला और जब मैंने उनसे बात की और you know the kind of people that they are and this kind of story that they wanted to tell, मुझे लगा कि ये बहुत ही हिम्मत का काम है। उन्होंने न्यू कमर्स को भी लिया है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मूला से हट के ये कहानी रखी है, बट इट्स एक अच्छी कहानी है। गाने हैं? बिल्कुल गाने, इसमें 7 गाने। दरअसल हमारे यहाँ एक ये गलत फहमी है कि गानों का मतलब है नाच गाना। आप एक फिल्म में गाने रख सकते हैं और वो आपकी कहानी का एक हिस्सा हो सकते हैं। इट डजंट मीन कि हमेशा यही हो कि आइटम नंबर हो या ये भी हो कि कोई नाच गाने वाला गाना हो। ऐसे मतलब कि पॉप सॉन्ग्स हैं इसमें, जो आपने शायद 70s, 80s, 90s में पॉप सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चलते थे पाकिस्तान में, और अब इतना ज़्यादा नहीं। अब ज़्यादातर आपका म्यूज़िक जो है इट्स टूवर्ड्स डांस जो भी निकलता है, या गज़ल्स होती हैं। तो ये थोड़ा सा पॉप म्यूज़िक को वापस से रिवाइव करने की कोशिश भी है। Kent, not many people know about your career in Pakistan. So no, just they tell don't. Me, they don't. So you'll have to introduce yourself. Tell us a little about the work that you've done. Okay. And we'll come to the film as well. I'm a late bloomer. I started acting after university. And I think one of my most notable roles is a film called John Applejack. It's an indie film shot in Vancouver where I played a chef. And that film did a long festival run all over the world. I was in San Diego, went to Hong Kong as well. And actually through that film, I was nominated next to an Oscar winner for Best Actor. So Richard Dreyfuss, who actually won for... Oh, I love his work. Some Opus, I forget the exact name, but yeah, so he won. I'll let him take that. That's okay. That's okay by me. You have a lot of career to go. Yeah. I can catch up one day, maybe. Yeah. And then I've shot a TV show in Vancouver as well called The Switch. They're looking for American distribution at the moment. They've had a Canadian release already. And then so I'm super excited for Chilete Saad because this is definitely my most commercial project so far. Okay, so you were doing more art films before this. Yeah, much smaller scale. So how come you decided to take this on? I mean, it's Pakistan, it's not Bollywood, it's not Hollywood, it's, you know. I think I'm as an actor, I'm in it for the art which is a big part of it for me. Getting to travel, the script was really good. Working with really professional actors is really, really important to me as well. And I'm really fortunate that the first Pakistani project I signed on to was this one, because after coming here, realizing how much hype there is, and I don't know, I'm just super proud of myself and the project that I'm included. And obviously your first time in Pakistan. Well, second time. Excluding the time that I was here to shoot. To film, exactly. But you filmed one of the most beautiful areas in Pakistan, which is Hunza. Anything new that you learned about Pakistan during this process? Oh, well, I hate to coming from North America, we always see in the news of Pakistan or extremists and terrorism and all this kind of stuff, and not having any other exposure to that. We naturally think that that's kind of a way of life over here. But after coming here, after being 45 days in Hunza and been here since the 27th of March, nothing bad's happened. No guns fired, no explosions. It just doesn't happen, So I just hope that, I'm trying my best through my Instagram, through social media to share that
it's safe and people here are really nice. So अपने कैरेक्टर के बारे में, आपके जो किरदार आपने अदा किया अपनी फिल्म में, उसके बारे में कोई एक चीज़ बता सकती हैं जो आपको बहुत रिलेटेबल लगी है, जो लोगों को लगता है आपको पसंद आएगी, पसंद करेंगे? एक्चुअली थ्रू मैं जो भी काम करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं शायद, लेकिन थोड़ा सा हटके हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मैं कैरेक्टर्स प्ले करूँ वो एक बिल्कुल रिलेटेबल लाइट में हो, बट इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ द नॉर्म, you know, it's not all, हमेशा ये नहीं होता है कि boy meets girl, and you know, I always aim for that myself, कि my whatever I choose to work in, it should be maybe, you know, a little थोड़ा सा हटके होना चाहिए, थोड़ा सा हटके होना चाहिए। मुझे सच में इस बात का यकीन है कि कहानियाँ बहुत किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत किस्म की कहानियाँ सुनना देखना पसंद करती हूँ। एक ही चीज़ मुझे देख के बार बार बोरियत होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम भी ऐसा ही हो कि लोग कहें कि अच्छा ये कुछ अलग है। सो शी इज़ दैट, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो ऑफ द नॉर्म नहीं है, वो अलग है, वो एक अलग किस्म की लड़की है। वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे स्टेज से गुजर रही है जो कि बहुत कम स्क्रीन पे मैंने भी देखा है, और पाकिस्तानी स्क्रीन पे तो बहुत ही कम देखा है। और एक लव स्टोरी भी है उसमें, बट इट्स नॉट ऑफ द नॉर्म, इट्स अबाउट रीफाइंडिंग लव, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग लव। तो आई थॉट ये एक चीज़ है जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यू नो, इट्स लव इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट ओ आई फॉल इन लव द एंड। दिस इज़ अ वेरी डिज्नी, यू नो, हमारे बचपन में जो दिखाया जाता था, ओ हैप्पीली एवर आफ्टर द स्टोरी इज क्लोज, द चैप्टर, द बुक इज शट। It's not like that. शहजादी को शहजादा मिल गया, end of, you know, it's not like that. And you know, life has so much more to offer than just the typical that. So जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो I was really happy, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ये कहानी बता सकूं लोगों को, because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इसी मरहले से गुजर रहे हों, या उनकी भी सोच इस किस्म की हो, या उनको भी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आया हो जब उनको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक सर्टेन पॉइंट आता है ज़िंदगी में, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड। Did you learn any Urdu? Just speak a little for us. थोड़ा सा उर्दू में बात कर सकते हैं आप? Pakchin Dorsi जिंदाबाद। ये साहब मेरा बाप की ज़मीन है। And पानी जी हाँ, शुक्रिया, मेरा नाम केंट है। Did anybody ever call you Superman like Clark Kent ever? Actually yes, yeah. That's probably happened. बहुत शुक्रिया, thank you so much for giving us time and talking to us. Thank you so much.